मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जब तक हम अपने अंदर पहले हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र नहीं बदलेगा, हमारा देश नहीं बदलेगा। पहले हमें खुद को बदलना होगा, पहले हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी मत चलाओ, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि यहाँ गाड़ी जो है यहाँ पार्किंग नहीं, आप गाड़ी मत खड़ी करो, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप यहाँ कचरा मत डालो, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप यहाँ गंदगी मत करो, क्योंकि यहाँ का हर एक व्यक्ति, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना मजबूत बनाया गया है कि बच्चे को जब वो छोटा है तभी उसको समझाया जा रहा है कि आपको किस तरह से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम है, ये इस देश की शक्ति है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एक महीने चुनाव चलता है, आप जाके अपने पोलिंग स्टेशन पे भी वोट डाल सकते हैं एक दिन, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है अपने पोस्ट ऑफिस पे, स्कूल में, वहां पे भी अपने वोट को जमा करा सकते हैं। और ईवीएम नहीं है, यहाँ बैलेट पेपर है। मेरे ऊपर जो आसमान आप देख रहे हैं बड़ा नीला है, ऐसा आसमान भारत में कभी कभी दिखाई देता है, वो भी तब जब बहुत जोर की बारिश हो और सारा पोल्यूशन धुल जाए, तब वो दिखाई देता है। लेकिन यहाँ ये इस तरह का मौसम परमानेंट है। मेरी बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि भाई ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इन्होंने अच्छा किया अपने और अपने बच्चों के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपनी कंट्री के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक यहाँ भी बहुत है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर भी है। ये देश भी दुनिया में एक बड़ी शक्ति है, लेकिन जब यहां की तुलना में अपने देश को देखता हूं तो मन में बेचैनी, तकलीफ तो होती है कि क्यों हमारे लीडर्स वो नहीं कर पाए, या उन्होंने उस तरह के प्रयास नहीं किए। जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की चिकित्सा, जिस तरह के रोजगार, जिस तरह कानून व्यवस्था, जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहां होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं बन पाया। और मैं फिर आपसे कहूंगा, जनता से सवाल है लेकिन सरकारों से भी सवाल है, क्योंकि कानून बनाने के साथ साथ कानून को इम्प्लीमेंट कराना, उसको लागू कराना, उसकी समीक्षा करना, उसकी देखरेख करना, कहीं अगर कोई नहीं हो रहा उसको उस पर सख्ती से काम करना, ये सरकारों की जिम्मेदारी। तो जितना मैंने समझा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जब तक हम अपने अंदर पहले हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र नहीं बदलेगा, हमारा देश नहीं बदलेगा। पहले हमें खुद को बदलना होगा, पहले हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी मत चलाओ, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि यहाँ गाड़ी जो है यहाँ पार्किंग नहीं, आप गाड़ी मत खड़ी करो, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप यहाँ कचरा मत डालो, यहाँ कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप यहाँ गंदगी मत करो, क्योंकि यहाँ का हर एक व्यक्ति, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना मजबूत बनाया गया है कि बच्चे को जब वो छोटा है तभी उसको समझाया जा रहा है कि आपको किस तरह से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम है, ये इस देश की शक्ति है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एक महीने चुनाव चलता है, आप जाके अपने पोलिंग स्टेशन पे भी
वोट डाल सकते हैं एक दिन, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है अपने पोस्ट ऑफिस पे, स्कूल में, वहां पे भी अपने वोट को जमा करा सकते हैं। और ईवीएम नहीं है, यहाँ बैलेट पेपर है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये बहुत आगे हमसे टेक्नोलॉजी में, लेकिन यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। मैं जिस बात की चिंता कर रहा था, मैंने पहले दिन जब मैं आया, मैंने प्रार्थना की महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से, कि ऐसा कोई सिचुएशन वहां ना बने कि मुझे यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके जाना पड़े, क्योंकि वास्तविकता में अगर वहां कोई इस तरह के हालात बनेंगे जैसे कपसाड़ का घटना हुई थी, तो शायद मैं यहाँ के सारे कामों को ड्रॉप कर दूंगा, प्रोग्राम को ड्रॉप कर दूंगा। मैंने इन लोगों को पहले ही बताया इस बात को कि भाई मैं छोड़ दूंगा, नहीं रह पाऊंगा अगर वहां इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है, नगीना के लोगों के प्रति भी, मेरे जिले के लोगों के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति, मेरे देश के लोगों के प्रति, और उन हर कमजोर, शोषित, वंचित बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति के लिए, संविधान को मानने वाले हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, जिनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं, और तमाम हमारे महापुरुष जिनकी शिक्षाओं ने हमें हिम्मत दी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तत्काल यहां से जा सकता हूं। ये बात मैंने इनको पहले बताई है प्रोग्राम में, मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाने से पहले। लेकिन मैं आपको भी ये कह रहा हूं, मैंने पिछले 4-5-6 दिनों में देखा बाबा साहब की मूर्तियों को एक तरफ पूरे देश में बाबा साहब की का जो है कि शोभा यात्रा, जयंती पे, और बाबा साहब के लिए मजबूत कार्यक्रम हुए हैं उनके सम्मान में, और तमाम सरकारों ने अक्रॉस द पार्टी लाइन, तमाम पार्टियों ने बाबा साहब की जयंती कार्यक्रम किए हैं। लेकिन पिछले 8-10 दिन में बहुत सारी बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ा गया, और क्योंकि हमारे लोग भावनात्मक रूप से बाबा साहब से इतना प्यार करते हैं, माँ बाप से भी ज्यादा, कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ठाकुर द्वारा में तोड़ी गई है, जैसे लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई है, जैसे गाजियाबाद में हुई है, और भी कई जगह से मेरे पास सूचना है व्हाट्सएप के जरिए ऑफिस में, कि कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई। तो मुझे लगता है एक सोचा समझा प्लान टाइप लग रहा है, क्योंकि जब हम शक्ति बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें अब हमारे रास्ते से भटकाने के लिए, हमारा ध्यान इधर उधर लगाने के लिए, जिससे कि हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए, ये ऐसा लगता है सोचा समझा एक प्लान है। मैं अपने नौजवान नेताओं से कहूंगा, समझदार नेताओं से, कि समझदारी दिखानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। चीजों को समझना है कि कोई कहीं को ट्रैप तो नहीं है। यहाँ सुबह सुबह मुझे लगा, जिस तरह की सूचनाएं, क्योंकि आपके यहाँ रात होने वाली है और यहाँ सुबह हुई है, मैंने जिस तरह के मैसेज देखे उसके बाद मुझे लगा कि कहीं एक सोचा समझा प्लान ट्रैप तो नहीं हो रहा है, हम लोगों की एनर्जी को गलत जगह लगाने का, और हमारे साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं सत्ता बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए, उनको मुसीबत में डालने का कोई ट्रैप तो नहीं। जिस तरह मैं सोच सकता हूं, मैं उस आधार पर मेरा निर्णय निकला है कि एक, मुझे लगता है एक प्लान है, और हमें खबरदार होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और नजर रखनी पड़ेगी कि प्लान में कौन कौन शामिल है और ये प्लान क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक मूवमेंट चली है इंडिया के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की, उनके बारे में अनाप शनाप बोलने की, ये एक मूवमेंट जो है चली है, और इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जल्दबाजी ना करें, चीजों को जांचे समझे, अपने सीनियर लोगों से बात करें, और पुलिस को समय दें कार्रवाई करने का। किसी भी कीमत पर कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, ये मेरा आपसे आग्रह है। अभी मैं भी वहां पर नहीं हूं, तत्कालिक मुझे पहुंचने में 24, 28, 30 घंटे लग सकते हैं, लगभग 1.5 दिन का समय, अगर मैं तत्कालिक पे चलूंगा तो। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये इस तरह का की चीजों में फंस के आप अपने आप को मुसीबत में ना डालें, समझदारी दिखाएं। अपने जिले के, प्रदेश के सीनियर नेता, राष्ट्रीय स्तर के जो हमारी पार्टी के संगठन के नेता, उनसे बात करें अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए,
और ये क्योंकि ये इंस्टाग्राम बहुत लोगों गांव तक लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ये बात दूर तक जाएगी। उनसे मेरा अपील, अगर कहीं भी आपके यहाँ इस तरह की अचानक से जहां कभी पहले इस तरह कोई घटना हो जाए, तो आप समझो कि ये कुछ जानबूझ के किया गया प्लान है, दो जातियों को आपस में लड़ाने का या उस तरह का माहौल खराब करने का, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का सोचा। और सरकार को, पुलिस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जल्द आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए। आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। यहां भी बहुत प्यार मिला है अपने साथियों का, और आप समझिए कि यहां तक आने के बाद यहां आरक्षण नहीं है, यहां सरकारी जॉब्स में बहुत तो हमारे लोग नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस, अपने रोजगार, अपने छोटे छोटे काम किए हैं। और वो इस बात का उदाहरण है कि हमें काबिलियत में कमी नहीं है, लेकिन भारत में अवसर की समता नहीं है। क्योंकि अगर हम रोजगार करना चाहें तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो लोन नहीं मिल रहे हैं, जमीनें हमारे पास है नहीं, बहुत बड़े बैंक बैलेंस हमारे पास नहीं है, बहुत बड़ी जो है उस तरह के व्यापार हम पे नहीं है। तो हम पे तो शिक्षा एक हथियार है वहां, जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हमारे लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान सरकारी नौकरियों पर रहता है। प्राइवेट सेक्टर से तो हम बहुत दूर हैं। लेकिन यहां हमारे लोगों ने अपने होटल्स बनाए, अपने बिजनेस करने, अपनी कंपनियां खोली हैं, और तमाम तरह के अपने जो हैं कंस्ट्रक्शन के कामों में हमारे लोगों ने हाथ आजमाए। एक बात और है, हमारे साथी हैं जगन साहब, उनकी बिटिया की शादी है, और पिछली बार जब शादी थी तो मेरी वजह से उन्होंने डेट आगे की थी। आज भी उनके यहाँ शादी है, लेकिन मैं उनसे दूर हूं। और जगन भाई जब इसको सुनेंगे तो मैं उनको बता दूं, हालांकि मैं शादियों में नहीं जाता, मगर मेरे बहुत अच्छे साथी, मैं बहुत जल्द जब आऊंगा तो बेटी के घर ही जाऊंगा आपके साथ मिलने के लिए। मैं आपको बहुत कम कोशिश करता हूं कि मैं कोई वादा कर लूं तो कमजोर पड़ जाए, लेकिन सिचुएशन इस तरह की है, कभी कभी हो जाता है। तो आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। मैं आपका भाई चंद्रशेखर। आप सबके लिए मंगल कामना। प्रकृति से प्रार्थना, कुदरत से, सतगुरु महापुरुषों से कि अभी कुछ दिन जितने यहाँ मेरे यहाँ प्रोग्राम है मेरे, इस तरह की स्थिति ना बने कि मेरा मन यहाँ ना लगे और मुझे उधर की तरफ दौड़ना पड़े, क्योंकि मैं अपने लोगों पर जुल्म नहीं देख सकता हूँ, उनको मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। अपना ख्याल रखिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। और खाली मत बैठिए, काम जारी रखिए। बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत जिम्मेदारी है आप सब लोग कंधों पे, और हमें मिलके उस लड़ाई को लड़ना है। महापुरुषों कारवा को मंजिल तक पहुंचाना है। और खूब ज्ञान हासिल कीजिए। जो लोग पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई को मजबूती से पढ़ाई करें। जो अपना रोजगार कर रहे हैं वो सम्मानित तरीके से रोजगार करें, और कुरीतियों को, बुराइयों को, नशे और तमाम तरह की चीजों को छोड़े। ये भी बहुत जरूरी है। ये बड़े इधर इन्होंने मेहनत करके बड़ा अपने आप को स्ट्रांग किया है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां ये बेचारे इन्होंने खरीदी हैं। मैं इनको देखता हूं तो गौरवान्वित महसूस करता हूं। इनके बड़े बड़े घर देखता हूं तो मेरे मन में बड़ा गर्व आता है। लेकिन मैं तो ये स्थिति भारत में भी गरीब कमजोर समाज के लिए देखना चाहता हूं, और वो पॉलिसी बना के हो सकती है। उसके लिए राजनीतिक शक्ति बनानी पड़ेगी, और राजनीतिक शक्ति आपकी उंगलियों में है, जो बाबा साहब अम्बेडकर आपको देख गए। तो वहां काम करने वाले मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहता हूं कि एक अवसर बने, इसके लिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। आप लोग भी संघर्ष करो, घर घर जाके मेरी बात को पहुंचाओ। और मैंने जब यहाँ अपने यहाँ जो हम कॉमन एजुकेशन पॉलिसी, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, और वो जो मैंने आपको कहा कि सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, जब मैंने बात यहाँ बताई तो ये लोग बड़े खुश हुए। तो उन्होंने मुझसे चर्चाएं की कि भाई हमारे समय में भी बहुत महंगी थी शिक्षा, यहाँ आने के लिए, बहुत पढ़ने के लिए बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी, कर्ज लेने पड़े, उनको उतारने में समय लगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तमाम जाति धर्मों के गरीब बच्चों के लिए, जो परिवार सशक्त नहीं है। ये बड़े खुश हुए इस बात को जान के, और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसको करेंगे। हमारा पहला फोकस एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पॉलिसी पे होगा, और लॉ एंड ऑर्डर पे होगा। कानून व्यवस्था को हम लोग इतना सुदृढ़ करेंगे कि किसी को असुरक्षा की भावना नहीं रहेगी कि उसकी हत्या हो सकती है, या किसी बहन बेटी का अपमान हो सकता है,
या उनको नुकसान हो सकता है। ये तीन चार काम हमारी प्रायोरिटी है। पहला शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, तीसरा रोजगार और चौथा कानून व्यवस्था। ये हमारी प्रायोरिटी है। ये 4 काम तो स्ट्रांगली करेंगे। और मैं तो तमाम जाति धर्मों के लोगों के घर घर तक जाऊंगा। अब जब जून में यात्रा शुरू होगी, उनसे भी कहूंगा कि एक मौका दें आप इस प्रदेश को बदलने के लिए। जो प्रदेश कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, न्याय व्यवस्था के नाम से नहीं जाना जाता, तरक्की के नाम से, विकास के नाम से नहीं जाना जाता। और उनका विकास भी चंद गलियों तक, चंद मोहल्लों तक, बड़े शहरों तक सीमित है। गांव में भी गरिमाई जीवन नहीं आया है। मेरे लोग जो हैं गरीब, तमाम जाति धर्मों के लोग, वो इंतजार में है कि कभी उनके जीवन में भी सवेरा आए। जब उनके घरों में जाता हूं, उनके हालात देखता हूं, तो सोचता हूं कि 2 अलग अलग तरह के देश है। एक तरफ है जहां अमीर लोग रहते हैं और एक तरफ जहां गरीब लोग रहते हैं। और गरीब लोग बेचारे रह ही रहे, उनको कभी कभी लगता है पैदा ही क्यों हो गए। बाबा साहब ने कहा था जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। ये जितने जीवन के दिन हैं उनको लगाना है महापुरुषों के काम में, उनके विचार, उनके विजन, उनके अधूरे कारवा को पूरा करने में। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार। अब मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और यहां रहने वाले सभी भारतीयों को मैं उनसे आग्रह जरूर करूंगा, जब वो लौटा करें इंडिया, तो अपने गांवों में जरूर जाया करें, अपने पुराने साथियों के बीच में जरूर बैठा करें, उनको गाइड किया करें कि किस तरह से आपने कामयाबी हासिल की। शायद आपकी प्रेरणा से कुछ लोग जो हैं अपना भविष्य बना लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।